नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम मोड़ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये एक ऐसा कानून था जो उम्मीदें तो बहुत लाया, पर साथ में कई सारी सीमाएं भी। तो समझते हैं इस ऐतिहासिक कानून की पूरी कहानी। देखिए, ये कहानी शुरू होती है अगस्त 1917 में। ब्रिटिश सरकार एक ऐतिहासिक घोषणा करती है। पहली बार उन्होंने ऑफिशियली ये वादा किया कि भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। सोचिए, इस एक लाइन ने पूरे देश में कैसी उम्मीद जगाई होगी। ये एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट का इशारा था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये ऐतिहासिक वादा असल में था क्या और इस नए दौर के लिए क्या नए स्ट्रक्चर्स बनाए गए। सबसे बड़ा बदलाव तो आया सेंटर में। जो पुराना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसे हटाकर एक दो सदनीय प्रणाली यानी एक बाई कैमरल सिस्टम लाया गया। इसमें एक था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम अपर हाउस कह सकते हैं, और दूसरा था लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस। मतलब एक ज्यादा मैच्योर लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई। और यहीं पर आता है एक रेवोल्यूशनरी बदलाव। इतिहास में पहली बार इन दोनों सदनों में ज्यादातर सदस्य सीधे चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुने जाने थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने भारतीयों को शासन में भले ही लिमिटेड तौर पर एक सीधी आवाज दी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ और भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बदलाव हुए। जैसे पहली बार प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट को अलग कर दिया गया। प्रांतों को अपना बजट खुद बनाने का अधिकार मिल गया। लंदन में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर भी नियुक्त किया गया। और एक बहुत पुरानी नाइंसाफी खत्म हुई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी अब भारत के खजाने से नहीं बल्कि ब्रिटेन से दी जाने लगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इन वादों के पीछे एक लेकिन भी था। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां डायरकी की कॉम्प्लिकेटेड और आखिर में नाकामयाब सिस्टम की बात होती है। यहीं से शासन का असली स्वाद पता चलता है। तो ये डायरकी या द्वैध शासन आखिर था क्या? ये शब्द सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? चलिए इसे सिंपल बनाते हैं। ये प्रांतों में एक दोहरी सरकार का सिस्टम था। इसके तहत प्रांतों के सारे कामकाज को यानी सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। यहाँ देखिए ये बंटवारा कैसा था। एक तरफ थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, जो भारतीय मंत्रियों को दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स यानी फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। ये सारे जरूरी और पावरफुल सब्जेक्ट्स ब्रिटिश गवर्नर के ही हाथ में रहे। तो हुआ ये कि प्रैक्टिस में ये सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भारतीय मंत्रियों के पास जिम्मेदारी तो थी, पर उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो बजट चाहिए था उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। फाइनेंस तो गवर्नर के पास था। अरे भाई, बिना पैसे के कोई मंत्री काम कैसे करेगा, राइट? ये सिस्टम चलने वाला था ही नहीं। तो ये तो थी प्रांतों की कहानी। अब जरा सेंटर की तरफ देखते हैं कि जो नई लेजिस्लेचर बनी थी उस पर असल में क्या सीमाएं थीं और असली पावर किसके पास थी। कागज पर तो नई विधायिका को कुछ अच्छी खासी पावर्स मिली थीं। सदस्य बजट पर वोट कर सकते थे, कानून पास कर सकते थे और देश के जरूरी मामलों पर बहस भी कर सकते थे। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत कुछ और थी। गवर्नर जनरल के पास जबरदस्त ओवरराइडिंग पावर्स थीं। मतलब लेजिस्लेचर चाहे कोई भी बिल पास कर दे, गवर्नर जनरल उसे वीटो कर सकते थे यानी मना कर सकते थे। वो किसी बिल को ब्रिटिश सम्राट की मंजूरी के लिए रोक सकते थे। और सबसे बड़ी बात, वो कोई भी कानून पास कर सकते थे जिसे वो ब्रिटिश भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी मानते थे। यानी आखिरी फैसला तो उन्हीं का था। और जहां तक डायरेक्ट इलेक्शंस की बात है, उसमें भी एक पेज था। वोट देने का हक सबको नहीं था। ये हक सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को था जो प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन के आधार पर क्वालिफाइड थे। मतलब देश की एक बहुत बहुत बड़ी आबादी को वोट देने के अधिकार से बाहर रखा गया था। तो अब आते हैं इस एक्ट के सार पर। इसकी विरासत दोहरी है। ये एक ऐसी नींव थी जिसमें शुरू से ही दरारें थीं। हाँ, ये सच है कि भारतीय नेताओं को प्रशासन का कुछ अनुभव मिला, लेकिन स्वराज की जो मांग थी वो तो अधूरी ही रह गई। ये देखिए, एक तरफ है वादा और दूसरी तरफ है हकीकत। वादा था पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का, डायरेक्ट इलेक्शंस का। और हकीकत क्या थी?
एक सेंट्रलाइज्ड ढांचा, प्रांतों में फेल हुई डायरकी और गवर्नर जनरल की अनलिमिटेड वीटो पावर। मतलब हर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए उसे रोकने का एक मजबूत मैकेनिज्म पहले से मौजूद था। और आखिर में इस एक्ट की सबसे बड़ी कमी या कहिए असली इरादा इस एक लाइन में छिपा है। इसमें साफ लिखा था कि सेल्फ रूल की तरफ कब और कैसे बढ़ा जाएगा ये भारत के लोग तय नहीं करेंगे, बल्कि ब्रिटिश संसद तय करेगी। मतलब स्वशासन एक अधिकार नहीं था, बल्कि एक तोहफा था जो अंग्रेज अपनी मर्जी से देते। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या 1919 का ये एक्ट आज़ादी की तरफ एक सीढ़ी था, या फिर कंट्रोल खोए बिना पावर देने की एक शानदार चाल थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।